आज हम लेके आ गए हैं न्यू बुक की हिंदी समरी जिसका नाम है दोगलापन, जिंदगी और स्टार्टअप्स का खरा सच। इसके आथर हैं असनीर ग्रोवर। ये बुक अपने आप में एक बेस्ट सेलर रही है। यह दिल्ली के मालवीय नगर के एक रिफ्यूजी नौजवान की कहानी है जो कड़ी मेहनत के बाद कामयाबी के झंडे गाड़ता है। वह आईआईटी दिल्ली में रैंक होल्डर बनता है, आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए करता है, कोटक और एमएक्स में इन्वेस्टमेंट बैंकर बनता है और भारत के दो मशहूर यूनिकॉर्न को खड़ा करने का श्रेय हासिल करता है। यह ग्रोवर के सीएफओ और भारत पे के को फाउंडर असनीर ग्रोवर का एक लाजवाब संस्मरण है जो मशहूर टीवी शो शार्क टैंक इंडिया में जज बनकर घर घर जाना पहचाना नाम बना चुके हैं। हालांकि उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए हैं। विवाद, प्रेस और सोशल मीडिया की बहसें उनका पीछा करती हैं और तथ्य और कल्पनाओं के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, असनीर इस बुक में बताते हैं कि इनके दादा और दादी बंटवारे के बाद पाकिस्तान के मुल्तान जिले से दिल्ली आए तो इनको रिफ्यूजी कॉलोनी में मालवीय नगर में 200 गज का प्लॉट मिला। इसमें मकान नंबर 20/90 जो 90-20 करके मशहूर था, वही इनके घर का पता था। वे अपनी दादी को बार बार तंग करते थे कि उनकी दादी असनीर को पाकिस्तान के मुल्तान जिले का किस्सा सुनाए। तो उनकी दादी बताती थी कि वहाँ पर उनके पास बहुत खेत और बहुत सारी ज़मीनें हुआ करती थी, लेकिन जो बंटवारे के बाद सिमट कर बस 200 गज के प्लॉट में बदल गई थी। इनके डैड 5 भाई थे, जिनमें अगर क्रम देखा जाए तो इनके डैड चौथे नंबर पर आते थे। असनीर के पिता चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और उनकी मदर टीचर थी और उनके नाना जी एक बैंकर थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई वे जहाँ रहते थे वहीं पास में स्कूल से ही हुई थी, जिस स्कूल का नाम था अमीन चंद प्यारेलाल जंधरवाले, जिसे शॉर्ट में एपीजी कहा जाता था। असनीर ने बताया उनके स्कूल की प्रिंसिपल की बेटी टिस्का चोपड़ा थी जो उस समय अजय देवगन के साथ प्लेटफार्म मूवी में काम की थी। वे अपने स्कूली दिनों में आखिरी 2 सालों में एक लड़की से प्यार कर बैठे थे, लेकिन बाद में वो लड़की इनको यह कहकर छोड़ देती है कि ये उनको लेकर ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। उसके बाद ये अपने करियर को लेकर सीरियस हो गए, उन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। असनीर जब अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद ग्रेजुएशन के लिए आईआईटी दिल्ली के कैंपस में घुसे तो उनसे पूछा जाने वाला पहला सवाल ये था कि तेरी हवा कितनी है, जो इनके सीनियरों द्वारा इनसे रैगिंग में पूछा गया पहला प्रश्न था। इन्होंने इंजीनियरिंग करने के बाद कैट परीक्षा की तैयारी करने को सोचा। अब जिन लोगों को कैट का मतलब नहीं पता तो वो कैट का मतलब बिल्ली ना समझे। कैट मीन्स होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे देकर आप अगर आपकी अच्छी रैंक आई तो आईआईएम के कॉलेज में एमबीए करने को मौका मिलता है। इसे आप किसी भी ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। दोस्तों, असनीर के कॉलेज में मास्टर डिग्री के लिए फ्रांस जाने के लिए 600 यूरो पर मंथ की स्कॉलरशिप के 2 फॉर्म निकले थे, लेकिन उनके बैच में 6 लड़के थे। अगर वो उन लोगों से बताते तो उनके पास जीतने के 1/6 के चांस हो जाते, इसलिए उन्होंने अपने बैचमेट से ये नहीं बताया और वे भर कर फ्रांस चले गए। इससे हमें ये सीख मिलती है कि पहले अपने बारे में सोचें। जब हमारे पास ज़्यादा चांस हो तभी हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। वे जब कैट के एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए इंस्टीट्यूट में गए तो वहाँ पर इनको एक लड़की से प्यार हो गया जो इन्हें उस इंस्टीट्यूट में सबसे अलग लगी। इनको अपने ऊपर आत्मविश्वास था कि मैं कैट की परीक्षा तो निकाल ही लूँगा, लेकिन उस लड़की का दिल जीतने के लिए असनीर को बहुत ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ता। वे उस लड़की को बार बार डेट के लिए पूछते थे। ऐसा करके इन्होंने, उस लड़की का नाम माधुरी था, तो माधुरी को परेशान कर रखा था। तो वो लड़की अपने फ्रेंड से असनीर के बारे में पूछी। वो फ्रेंड इन दोनों लोगों की कॉमन फ्रेंड थी, तो उनकी फ्रेंड ने बताया कि वो वहीं है, उससे दूर ही रही हो। लेकिन फिर भी असनीर की दृढ़ता और लगातार पूछने से माधुरी उनके साथ डेट पर चलने के लिए तैयार हो गई। फिर धीरे धीरे ये दोनों लोग एक दूसरे को चाहने लगे। उसके बाद असनीर की फैमिली वाले माधुरी को लेकर मान गए, लेकिन माधुरी की फैमिली वाले असनीर को लेकर इसलिए नहीं माने क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं थी। बट आफ्टर दैट कैट की परीक्षा से उनका आईआईएम में सिलेक्शन हो गया और उसके बाद उनकी कोटक में जॉब लग गई। फिर माधुरी के घर वाले भी मान गए और इनकी शादी हो गई। इन्होंने कुछ दिन कोटक के मुंबई ब्रांच में जॉब किया। फिर उसके बाद इनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई, जिससे इन लोगों को मुंबई में अकेले रहने में दिक्कत होने लगी। इससे उनको दिल्ली अपने घर आना पड़ा। बाद में अल्ट्रासाउंड से पता चला कि माधुरी के पेट में जो बच्चा है वो हैंडीकैप पैदा होगा, इसलिए इन्हें गर्भपात कराना पड़ा। कुछ समय बाद इनको फिर एक लड़का हुआ। इसके बाद माधुरी जब दोबारा प्रेग्नेंट हुई तो उनके पास फिर यही समस्या आ गई। उसके कुछ दिन बाद इन्होंने एक लड़की को जन्म दिया। इन सब चीज़ों के दौरान असनीर एमएक्स कंपनी में 80 लाख रुपए सालाना की तनख्वाह हासिल कर रहे थे। इनके टैलेंट को देखकर इनके फ्रेंड अलविंदर ने इनको अपनी कंपनी ग्रोफर्स में बुला लिया, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि जहां इनको 80 लाख सालाना मिल रहा था वहां अब 40 लाख रुपए ही मिलता। लेकिन फिर भी असनीर खुद को क्विक डिसीजन टेकर कह के बोलते हैं कि मैं 40 लाख में ही मान गया। इसके बाद इन्होंने अपने कॉर्पोरेट लाइन को हमेशा के लिए अलविदा बोल दिया और हमेशा के लिए स्टार्टअप से जुड़ गए। इन्होंने ग्रोफर्स की शुरुआत अपने फ्रेंड अलविंदर और सौरभ के साथ मिलकर की। ग्रोफर्स एक ऐसी कंपनी थी जो लोगों का राशन उनके घर तक डिलीवर करती थी। फिर जब धीरे धीरे ग्रोफर्स कंपनी अपनी ऊंचाइयों को छूने लगी तो उनके फ्रेंड सौरभ नए और अनएक्सपीरियंस लोगों को जॉब पर रखने लगे और उनकी तनख्वाह असनीर से ज़्यादा थी। जब असनीर इस बात को अलविंदर से बताए तो अलविंदर ने उनकी तनख्वाह 40 लाख से 75 लाख कर दी।
असनीर ने ग्रोफर्स में काम करने के लिए एक शर्त रखी थी, अगर मैं ग्रोफर्स को 8 अरब डॉलर की कंपनी बना दूंगा तो मुझे 100 करोड़ रुपए कंपनी द्वारा दिए जाएंगे, जिसे लेकर अलविंदर मान भी गए थे। तो अब जब कोई सौरभ के नए कर्मचारियों के बारे में कुछ कहता तो उसे लगता कि मैं इस कंपनी का बॉस हूँ, जिसे उसे बुरा लगता कि ये मेरे निर्णयों पर उंगली उठा रहे हैं। और ऐसा तब तक हुआ जब तक सौरभ ने अलविंदर से जाकर ये नहीं कह दिया कि असनीर को कंपनी से निकाल दिया जाए। बहरहाल असनीर इस चीज़ से एग्री कर गए, लेकिन अभी तक ग्रोफर को 8 अरब डॉलर की कंपनी ये नहीं बना पाए थे, सिर्फ 37 करोड़ डॉलर की कंपनी बनाए थे, जिसके हिसाब से इनको 100 करोड़ के बदले 10 करोड़ मिलने चाहिए थे, जो अलविंदर देने को तैयार नहीं हुआ। तो असनीर ने उसे सिर्फ 1 करोड़ की मांग की, वो भी अलविंदर उसे भी देने के लिए बड़े मशक्कत के साथ तैयार हुआ। इसी के साथ इन्होंने ग्रोफर्स को हमेशा के लिए अलविदा बोल दिया। असनीर 2 टाइप की बसों के बारे में बताते हैं। पहली जो हमारे बस स्टॉप पे पहले आती है लेकिन आपको आपकी मंजिल तक देर में पहुंचाती है। दूसरी बस आपके बस स्टॉप पर देर से आती है लेकिन ये आपको आपके मंजिल तक पहली बस से भी पहले पहुंचा देती है। अगर आप जॉब करते हैं तो आप पहली बस में सफ़र कर रहे हैं, एटलीस्ट आप रास्ते में सफ़र पर तो हैं। लेकिन जो लोग सक्सेसफुल बिजनेस करते हैं वो लोग दूसरी टाइप की बसों में चल रहे हैं। यही सोचकर असनीर एक नई कंपनी की शुरुआत करने को सोचते हैं। इन्होंने अपने 2 टीममेट भाविक और शाश्वत के साथ जून 2018 में भारत पे को शुरू किया और उसे ऊंचाइयों तक ले गए। लेकिन जब भारत पे अच्छे से चलने लगा तो इनके भारत पे के फ्रेंड इनके साथ धोखा करके इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा और झूठी जालसाजी करके इनको भारत पे से निकाल दिया। इसके बाद इन्होंने सोनी वालों के साथ हाथ मिलाकर एक नया शो लॉन्च किया, शार्क टैंक इंडिया। यहाँ पर एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस लाकर दिखाते हैं और उनसे फंड रेज करने को बोलते हैं। अगर शार्क टैंक मेंबर्स को उनके बिजनेस आइडिया अच्छे लगते हैं तो उन्हें उनके बिजनेस के लिए फंड मिलता है। इसी शो से असनीर को बहुत लोग जानने लगे। पहले जहां इंस्टा पे 200 के लगभग फॉलोअर्स थे इनके, अब वहां 7 लाख के लगभग फॉलोअर्स हो गए थे। लेकिन फिर इन्हें पता चला कि सोनी वालों ने इन्हें शार्क टैंक के सीजन 2 में नहीं लिया है। असनीर अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए बताते हैं कि मेरा सफलता का पहला मंत्र यही था कि जीत के लिए जीत का जुनून चाहिए। असनीर बताते हैं कि ये भले ही घिसा पीटा मंत्र है लेकिन सफलता के लिए ये मंत्र बहुत ज़रूरी है। असनीर दूसरी बात बताते हैं कि नौकरी करके कोई आज तक रईस नहीं बन सकता। ये बताते हुए असनीर बताते हैं कि मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूँ। यहाँ तक असनीर ने भी 9 सालों तक जॉब ही किया था, लेकिन ये बताते हैं कि बस हम नौकरी करके महंगाई के साथ तालमेल बिठा सकते हैं, रईस नहीं बन सकते। असनीर बताते हैं कि अगर आपको रिच या किसी भी अधिक सक्सेसफुल पर्सन के लाइफ स्टाइल की तरह जीवन जीना है तो पहले उसके जैसा बनने की इच्छा रखिए। असनीर बताते हैं कि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए और अपने काम को खुद करना चाहिए। लेकिन अगर आप CEO हो तो आप अपने सारे काम खुद नहीं कर सकते हैं। अगर आप सारे काम खुद करेंगे तो आपके अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए भी प्लानिंग करना तो जरूरी है। इसलिए सबसे सही यही रहेगा कि आपको डेलीगेशन करने आना चाहिए। डेलीगेशन का मतलब होता है कि छोटे मोटे कामों को दूसरे के हाथों में सौंपना चाहिए पैसों के बदले, लेकिन हाँ, जरूरी कामों को नहीं सौंपना चाहिए, जरूरी काम खुद करना चाहिए। आज की ये बुक यहीं पर खत्म होती है। अगर आप भी बुक्स में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर बुक्स की हिंदी समरी बताते रहते हैं।